हमारा उसके साथ व्यवहार होना चाहिए और हम करते भी हैं, लेकिन हमने उसे पैसे देकर क्या कर लिया, खरीद लिया, तो अब हम जो कहेंगे वो काम उसको करना है। तो इसीलिए यहाँ ये उदाहरण दिया गया कि उसकी कुछ सीमा तक रक्षा की जा सकती है, लेकिन वो सीमा क्या है, जैसे एक बैल या गधे की। बैल क्या करता है, हल जोतता है ना, खेत जोतता है हमारे, और खेत जोतने लगे उसके लगातार लगातार हम काम करवाते रहते हैं, क्योंकि उस बेचारे के तो दास है वो हमारा। लेकिन उसकी हम जो रक्षा करते हैं एक सीमा तक, कहीं हम उसे इतना नहीं निचोड़ लें कि वो अपना दम ही तोड़ दे। बस उसकी तरह एक गधे को देखो, ले जाते हैं, लादे जाते हैं, लादे जाते हैं, लादे हैं, और ज्यादा लाद दिया तो क्या होगा, गिर पड़ेगा। तो बस इतनी ही रक्षा करते हैं कि वो गिर ना पड़े, जितना बोझा उसे लादा है वो उसे उठा के ले जा सके। दूसरा है, प्रत्येक दास का एक स्वामी होता है और वह एक निजी संपत्ति होती है। स्पष्ट है ना कि वो क्या है, प्रत्येक दास का एक कौन होता है, मालिक, स्वामी होता है, और वह एक निजी संपत्ति होती है। फिर दास्ता में क्या बताया, सामाजिक रूप से तिरस्कृत और स्वतंत्र व्यक्ति की तुलना में निम्नतर स्थिति होती है। दास की स्थिति कैसे होती है, बिल्कुल निम्नतर। नेक्स्ट, उसका आधार सदैव आर्थिक रहा है, श्रम के विचार में सदैव संबद्ध होता है। मतलब इसका जो आधार है सदैव क्या है, अर्थ है, धन है, और श्रम के विचार में सदैव संबद्ध होता है। मतलब हम श्रम करते हैं तो हमें पैसा मिलता है, उस पैसे से अपन जीवन यापन करते हैं, इसलिए इसका जो वो है कार्य वो बहुत ही दास्ता जो है, यथार्थवाद जिसे हम कह रहे हैं, वो इस तरह से होता है। फिनले ने एक मनुष्य कानून तथा जनमत की दृष्टि से अन्य समस्त पक्षों के संदर्भ में दूसरे व्यक्ति की संपत्ति है। दास्ता का मतलब क्या है, ये है फिनले ने जो कहा है। दूसरा आता है पॉइंट, संप्रदाय। यह एक राजनीतिक अवधारणा भी है और एक सामाजिक स्थिति का प्रतीक शब्द भी है। राजनीतिक क्षेत्र में विशिष्ट अधिकारों से युक्त समूह को जागीरदारी कहा जाता है। इसका आधार जन्म और संपत्ति था। यह एक प्रतिबंधित स्तरीकरण का रूप था। उनकी वैधानिक परिभाषा थी और प्रत्येक संपदा की एक परिस्थिति होती थी। संप्रदाय विस्तृत श्रम विभाजन के प्रतिनिधि थी, मतलब सभी के लिए कार्य करना है। सामंतवादी संप्रदाय राजनीतिक समूह थी। तो इस तरह से संप्रदाय हुआ करती थी जो एक अपने स्टेटस के अनुसार एक दूसरे के लिए काम करते थे। तीसरा आता है जाति, कास्ट। किसी जाति की सदस्यता आनुवंशिक होती है। यह आनुवंशिक सदस्यता संपूर्ण जीवन लिए स्थायी होती है। संपूर्ण व्यवहार का निर्णय सजातीय होता है। इसमें दूसरे समूह में संपर्कों की स्थापना को स्पर्श, सहयोग, भोजन, निवास आदि के प्रतिबंधों द्वारा सीमित कर दिया जाता है। जातिगत सदस्यता की चेतना को जातीय नामों से धारण करने से और भी बल मिलता है। जाति एक सामान्य परंपरागत व्यवसाय से एकता में बंधी रहती है। किसी भी स्थान पर विभिन्न जातियों को सापेक्षिक प्रतिष्ठापूर्ण रूप से स्थापित है तथा इसका ईर्ष्या से संपन्न होता है। तो जाति क्या हो गई, जन्म से हमें प्राप्त हो गई, तो हम किस जाति में जन्म लिया है उसी आधार पर हमको समाज में स्थान प्राप्त होता है।
इसमें जो हमारे सामाजिक बंधन होते हैं वो किस आधार पर होते हैं कि एक जाति अपने विवाह संबंध, अपनी कल्चर, अपने क्रिया, अपने प्रक्रिया, अपने कार्यक्रम, ये सब अपनी ही जाति के अंदर करिए, दूसरी जाति में। तो ये जो बंधन है वो इस तरह से रोकते हैं, प्रतिबंध लगाते हैं, जो सीमित कर दिया जाता है कि ये इसके साथ स्पर्श नहीं करेगा, ये इसके साथ खाएगा पिएगा नहीं, ये बिल्कुल अलग है। तो ये पता चलता है कि ये जाति क्या है और ये जाति क्या है। नेक्स्ट आता है वर्ग। आर्थिक स्थिति वर्ग निर्धारण का प्रमुख आधार है। अतः संपत्ति, आय, व्यवसाय वर्ग की अवधारणा के साथ विशेष रूप से जुड़ गए हैं। आधुनिक वर्ग स्तरीकरण में उच्च, निम्न, मध्यम, यह तीन सर्वप्रचलित वर्ग हैं। सर्वसत्तावादी रचनाओं में राजनीतिक वर्गों का विकास हो गया है। एक वर्ग में विभिन्न व्यक्तियों की लगभग एक सी सामाजिक स्टेटस होती है। मतलब जो स्टेटस है वो एक वर्ग के अंदर एक जैसा होता है। डॉक्टर हैं, इंजीनियर हैं, या फर्स्ट ग्रेड के इतने भी काम करने वाले लोग हैं, इनका एक वर्ग है, तो इनका स्टेटस भी क्या है, एक जैसा है। इसमें व्यक्ति अपने स्टेटस को सुधारने के लिए प्रयास कर सकता है। वर्ग में दीर्घकालीन स्थायित्व की प्रवृत्ति होती है। प्रत्येक व्यक्ति में एक वर्ग चेतना की भावना पाई जाती है। वर्ग की वस्तुपरक विशेषता होती है। वर्ग की सदस्यता जन्म पर नहीं बल्कि योग्यता, कुशलता, आर्थिक संपन्नता या विपन्नता पर निर्भर करती है। जाति तो किस पे आधार है, हमारी जन्म पर, और वर्ग जन्म पर नहीं है, ये सारी योग्यताओं पर बताया है, इस पर वो आधारित होती है। हमारी योग्यता, कुशलता, आर्थिक संपन्नता या विपन्नता पर निर्भर करती है। जाति स्थायी है लेकिन वर्ग स्थायी नहीं है, दीर्घकालीन है। अगर हम अपने वर्ग को चेंज करना चाहते हैं तो मेहनत और श्रम से उसको बदल सकते हैं। अब जो आता है वो है स्थिति समूह, स्टेटस ग्रुप। समाजों में उपभोग स्थिरीकरण का, कौन से समाजों, आधुनिक समाजों में मुख्य आधार बन गया है। मैक्स वेबर ने उपभोग की मात्रा को आधार मानकर ऊंचे नीचे सामाजिक स्तर का निर्धारण करने का प्रयत्न किया है। आर्थिक खर्च करने वाले लोग उच्च स्थिति में होते हैं, और इसके अतिरिक्त जो है आर्थिक स्तरीकरण, धन संपत्ति और आमदनी होती है। राजनीतिक स्तरीकरण जैसे युद्ध, क्रांति अथवा विद्रोह की अवस्था में है। व्यवसायिक स्तरीकरण से अगर हम देखते हैं तो आर्थिक, व्यावसायिक और राजनीतिक परस्पर हैं, और अन्य प्रकार के जैसे शिक्षा, कला, प्रतिष्ठा आदि के द्वारा ये जो हमारे स्तरीयकरण हैं वो पाए जाते हैं। तो इस स्तरीयकरण की हमें आवश्यकता ही क्यों हुई? उसके उन्होंने 3 कारण बताए हैं। पहला, मानव समूह में भिन्नताएं होती हैं, इस कारण से स्तरीकरण जरूरी है। दूसरा, सामाजिक स्तरीकरण का विकास समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। क्या होता है? सामाजिक स्तरीकरण का विकास समाज की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए होता है। तीसरा, सामाजिक स्तरीकरण और विभेदीकरण की भावना व्यक्तियों में परस्पर संघर्ष की भावना को कम करता है, इसलिए ये क्या है, स्तरीकरण की बात पाई जाती है। और हम स्तरीकरण को इन्हीं कारणों से आवश्यक मानने लगे हैं।
और समाज के लिए भी बहुत जरूरी है समाज में स्त्री करना। अगर सभी एक समान स्टेटस अगर समाज में पा लेते हैं तो समाज में व्यवस्था को बनाए रखना अत्यंत ही मुश्किल है। इसलिए हम जो भी काम करें उसमें क्या होना चाहिए, विभाजन होना चाहिए, विभक्त होना चाहिए, और सबके कार्य जब बटे होंगे और उसके हिसाब से पद बटे होंगे तो अपने व्यवस्थित ढंग से समाज को चलाया जा सकता है।